नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूँ। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब हम लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसे समीकरण जिसकी घात एक रहेगी। ठीक है, इस अध्याय में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस अध्याय का पर शुरुआत करते हैं। तो मैंने सोचा आपको बुक से ही पढ़ा दूं, क्योंकि ये बहुत थ्योरी वाला है, समझने वाला है। तो आप इसको रीड करिए और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा उसे आप नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, दो चरों का रैखिक समीकरण। तो देखिए, चर मतलब तो आपको पता है, चर मतलब होता है एक्स वाई जेड, जिसका हमें मान ज्ञात नहीं होता। ठीक है, और रैखिक समीकरण का अर्थ है, रैखिक मतलब घात एक वाला। ठीक है, जिसका घात एक होगा, ऐसे समीकरण के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या बोलता है आपका पाठ। तो रीमा ने सलमा से पूछा कि किसी खंभे का 1/4 भाग नीले रंग में, 1/3 भाग लाल रंग में तथा खंभे का शेष 10 मीटर भाग काले रंग से रंगा हुआ है, खंभे की कुल लंबाई कितनी होगी। ठीक है, ये एक प्रश्न रीमा ने सलमा से पूछा। उसने बताया कि एक खंभा है जिसका 1/4 भाग नीले रंग से है, 1/3 भाग लाल रंग से रंगा है और खंभे का जो 10 मीटर भाग शेष बचा हुआ काले रंग से रंगा है। तो खंभे की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को तो हम बना सकते हैं, क्योंकि हमने पाठ 1 में बहुपद पढ़ा है। तो सलमा ने कहा कि पिछली कक्षा में हमने एक चर के रैखिक समीकरण में सीखा है कि इस तरह की परिस्थिति में एक चर अज्ञात का मान ज्ञात करने के लिए एक चर समीकरण बनाया जाता है और फिर उसे हल करके चर का मान अज्ञात का मान ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके लिए हम एक रैखिक समीकरण बनाएंगे जो रीमा ने सलमा से प्रश्न पूछा है। तो देखिए, रीमा क्या कहते हैं, अच्छा तो यहाँ हम खंभे का लंबाई कैसे जानेंगे। ठीक है, तो सलमा बोलती है कि यदि खंभे की लंबाई को हम लोग क्या मान लें, 100 मीटर मान लेंगे। ठीक है, खंभे का लंबाई को 100 मीटर मान लेंगे और खंभे का नीला भाग का लंबाई क्या हो जाएगा। नीला भाग का लंबाई बोला है 1/4 भाग नीला। ठीक है, तो जब नीला भाग निकालेंगे, ठीक है, तो पूरा खंभे का लंबाई का चौथाई भाग। ठीक है, तो 100/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जब इसका 1/3 भाग लाल के लिए निकालेंगे, तो पूरा खंभे का लंबाई 100 में ये 3 का भाग हो जाएगा। 100/4 ये हो गया नीला के लिए, 100/3 हो गया ये लाल के लिए, और काला भाग जो बचा वो कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, ये तीनों रंगों के बारे में पता चल गया हमें कि इतना इतना मीटर है। तो दोस्तों, हम लोग कुल लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों भाग जो है, नीला भाग, लाल भाग और काला भाग, ये तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, और हमने खंभे के जो कुल लंबाई हो उसे 100 मान लिया है, तो 100 लिखेंगे। नीले भाग का 100/4 धन लाल वाला 100/3 और काला वाला का 10। ठीक है, और फिर तीनों को क्या करेंगे, ये किस प्रकार से हुआ है यहाँ से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ मेथड को। तो यहाँ पे हर को पहले बराबर किया गया है, इसके ऊपर में 3 का गुणा हुआ है, फिर ये वाले में 4 का गुणा किया है ऊपर और नीचे में, और ये 10 में सीधा 12 का गुणा किया है। उसके बाद ये हो गया है 3x/12 धन 4x/12 धन 120/12, और हर बराबर है तो 3x धन 4x धन 120/12। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे इस प्रकार से आया। ठीक, अब इसके बाद क्या किया है, इसको आप देखिए। अब इसके बाद ये वाले 12 को इधर ट्रांसफ़र किया, तो ये इसके साथ गुणा हो गया, तो ये हो गया 12x। अब इधर ये दोनों जुड़ गए, तो ये हो गया 7x। उसके बाद ये वाले 7x को इधर लाएंगे तो ऋण में हो जाएगा, फिर 12x में 7x घटा तो 5x, और फिर ये x के साथ 5 का गुणा हो रहा है, इधर आके ये भाग हो गया। फिर 120 में जब 5 का भाग दिए तो क्या मिल गया, 24 मीटर। ये क्या है, आंसर। तो हमें खंभे का लंबाई क्या पता चल गया, 24 मीटर पता चल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऐसे समीकरण, ठीक है, ये हमारा समीकरण बनाए तीनों का। ठीक है, मानकर कि 100 मीटर मान लिया खंभा का लंबाई, उसके अनुसार से
हल किया और आखिरी में x का मान निकाल के हमें बताया कि खंभे की कुल लंबाई 24 मीटर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि खंभे के नीले व लाल भाग की लंबाई कितनी होगी। हाँ, तो बिल्कुल बता सकते हैं। देखो यहीं पे बता देते हैं आपको। नीला भाग में मतलब क्या है, 1/4 है ना, मतलब 24/4, मतलब ये कितना आ गया, 6 आ गया। और लाल भाग क्या है, 1/3 था, 100/3, 24/3, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, नीला और लाल का भी हम ऐसे बता सकते हैं दोस्तों। अब देखिए एक उदाहरण है यहाँ पर, इस उदाहरण को भी समझते हुए चलते हैं। उदाहरण क्रमांक 1 क्या बोलता है कि सलमा, मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक हैं और दोनों अंकों का योग 14 है, तो हम दोनों के कितने कितने अंक होंगे। तो ये चलो इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। रीमा बोल रहा है कि मेरे अंक, तो हम लोग मान लेते हैं कि मेरा अंक क्या है, x है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा अंक x है, तो मेरे अंक, हाँ, मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है। ठीक है, तो तुम्हारा अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, हम लोग मानेंगे कि तुम्हारा अंक, माना तुम्हारा अंक x है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, मेरा अंक तुमसे 2 अधिक है, तुम्हारे अंक से 2 अधिक। ठीक है, अब फिर दोनों का योग 14 है बोला है। ठीक है, तो दोनों अंक को जोड़ेंगे। ठीक है, x और x धन 2 को जोड़ेंगे, 14 होगा। फिर ये x और ये x जुड़ के ये 2x बन गए। ठीक है दोस्तों, 2x हो गए, 2x धन 2 बराबर 14। उसके बाद ये 2 इधर धन में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर ऋण में हो जाएगा। फिर 14 में जब 2 घटेगा तो ये 12 हो जाएगा। फिर ये 2 का इसके साथ गुणा हो रहा है, पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। उसके बाद एक समय 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो x का मान आ गया हमारा 6। ठीक है दोस्तों, तो x क्या है, वो तुम्हारा अंक है, तो x तुम्हारा अंक है 6 है, और तो मेरा अंक क्या हो जाएगा, तुम्हारा अंक से 2 अधिक, तो 6 धन 2 बराबर 8। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका उदाहरण क्रमांक 1 हल हुआ। और आगे हल करते हैं। इसमें दोस्तों पूरा थ्योरी है, मैं आपको इसी समझा दूंगा। देखिए उदाहरण क्रमांक 2 को देखिए। ये बोलता है कि नीचे दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी। ठीक है, नीचे एक त्रिभुज दिया है, तीनों कोणों का योग पूछा है, मतलब प्रत्येक कोण का मान पूछा है। एक का मान दिया है x, एक का मान दिया है x धन 40 अंश, और एक का मान दिया है ये, तीनों कोणों का योग दे दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम बताएंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो जब हम कोण A धन कोण B और कोण C को जोड़ेंगे तो 180 अंश मिलेगा। ठीक है, और A का मान क्या है, x अंश, B का मान x धन 40 अंश, C का मान x धन 20 अंश, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश मिलेगा। उसके बाद ये x और ये x और ये x तीनों जुड़ गए, 3x हो गया, और ये 40 अंश और ये 20 अंश जुड़ा तो क्या हो गया, 60 अंश हो गया, और इधर हो गया 180 अंश। अब 60 इधर धन में है, पक्षांतर करेंगे तो इधर ऋण में हो जाएगा। उसके बाद जब 180 अंश में 60 अंश घटेगा तो 120 बचेगा। इधर 3 और x का गुणा हो रहा है, जब 3 को इधर लाएंगे तो 120 के साथ भाग होगा। उसके बाद दोस्तों x 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो x का मान आ गया 40। x का मान जब 40 आ गया तो कोण A का मान क्या है, 40, और कोण B का मान था 1 धन 20 अंश, तो 40 धन 20 अंश मतलब 60 अंश हो गया। और कोण C का मान है 1 धन 40 अंश, तो 40 और 40 मिलके 80 अंश हो गया। ठीक है, तो एक कोण का मान है 40 अंश, एक कोण का 60 अंश, एक कोण का 80 अंश। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आपका उदाहरण क्रमांक 2 कंप्लीट हुआ। अब आगे और देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा समीकरण बनाने के बारे में, कि हम समीकरण कैसे बना सकते हैं। समीकरण बनाना हमें सीखना है। तो देखिए समीकरण कैसे बनता है। सलमा और रीमा ने कुछ ऐसे सवाल पर भी चर्चा की। तो चलो कौन से सवाल हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो मेरे बैग में 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। बैग में कुल 100 सिक्के हैं, तो 50 पैसे और 1 रुपए के कितने कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। बोल रही है शर्मा की मेरे बैग में 50 पैसे और 1
रुपए के 100 सिक्के हैं। ठीक है, अब हमको बताना है कि कितने सिक्के उसमें 50 पैसे के हैं और कितने सिक्के उसमें 1 रुपए के हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं और उनकी संख्या अलग अलग है। हमें दोनों ही पता नहीं है, अतः दोनों की संख्या को अज्ञात द्वारा दर्शाना होगा। अतः हम 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को x मान लेते हैं और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या को y मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने माना कि जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो x है ना, x है, और जो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है वो y है। ठीक है दोस्तों, तो और बोला है कि जो बैग में कुल सिक्कों की संख्या है वो क्या है, 100 है। तो हम 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्कों को जब जोड़ेंगे तो कुल कितने सिक्के होंगे, यहाँ पे 100 सिक्के। लेकिन हम अब भी यह नहीं बता सकते हैं कि दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। इस प्रकार के कुछ और उदाहरण देखें जिसमें समीकरण तो बनता है लेकिन उनके हल का पता नहीं चलता। देखिए दोस्तों, इसमें हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों में से हमें किसी का भी मान नहीं पता है। यदि हम x का मान निकालेंगे तो 100 बराबर y आएगा, y का मान निकालेंगे तो 100 बराबर x आएगा। तो जब तक दोनों में से किसी एक का मान पता नहीं होगा दोस्तों, हम ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए एक और है उदाहरण क्रमांक 3, इसको देखिए। ये बोलता है कुछ हिरणों और कुछ सारस के पक्षियों की पैरों की कुल संख्या कितनी है, 180 है। कुछ हिरण हैं और कुछ सारस पक्षी हैं, उनके कुल पैरों की संख्या कितनी है, 180 है। तो हम मानेंगे कि जो हिरण की संख्या है वो x है और सारस पक्षियों की संख्या क्या है, y है। चूंकि एक हिरण के 4 पैर होते हैं इसलिए हिरण के पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, 4x, और सारस पक्षी के 2 पैर होते हैं इसलिए उसके पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, 2y। ठीक है, तो कथन के अनुसार दोनों के पैरों की संख्या को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 180। ठीक है, तो ये 4x धन 4x धन 2y बराबर क्या आएगा, 180। अब इसमें भी हम मान ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 वेरिएबल वाले समीकरण हैं और इस पाठ में हम क्या कर रहे हैं, एक चर वाले, मतलब द्विचर हैं। तो देखते हैं हम दोस्तों, हाँ 2 चर हैं लेकिन घात 1 है, तो इसी का हम हल करना सीखेंगे। ठीक है, ऐसे जब हमें परेशानी होती है, जैसे इसमें x, जब तक यदि हम यहाँ पर x का मान निकालें, मान लो तो x का मान यदि हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2y/4, और y का यदि मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 4x बटे 2। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और आगे इसे हम किस प्रकार से इसका हल निकालेंगे उसे हम भी आप बताएंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्नों को हल करना इस अध्याय में हम सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, उदाहरण क्रमांक 4 एक और है। तो ये बोलता है कि एक कापी और 2 पेंसिलों की कीमत कितनी है, 45 रुपये है। इसे हम समीकरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो माना एक कापी की कीमत क्या है, x है, और एक पेंसिल की कीमत क्या है, y है। ठीक है, ये बोला है एक कापी और 2 पेंसिल, तो एक कापी की कीमत x है और एक पेंसिल की कीमत y है, तो 2 पेंसिल की कीमत क्या होगी, 2y, और दोनों की कीमत कितना है, 45। तो x धन 2y को जोड़ेंगे तो कितना मिलना चाहिए, 45। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से हम समीकरण को बनाना सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे युगपत समीकरण की। युगपत समीकरण, युगपत समीकरण, अभी हमने कुछ उदाहरण देखे जिनमें हमें क्या हुआ, समीकरण तो हम बना लिए, ठीक है, लेकिन उसका हल ज्ञात नहीं कर पाए। अब हम निम्नलिखित परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। एक पिता ने अपने 2 पुत्रों सौरभ और संतोष में 8 रुपये बांटे। क्या हम यह जान पाएंगे कि सौरभ और संतोष को कितने रुपए बांटे। ठीक है, तो यदि सौरभ को x व संतोष को y रुपए मिले तो इसका समीकरण इस प्रकार से बनेगा। ठीक है दोस्तों, एक पिता ने अपने 2 बेटों को 8 रुपए को बांटे और यदि एक को 100 रुपये दिया, एक को y रुपए, तो दोनों को 8 रुपये दिया। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। अब
हम इसमें जो है कल्पना कर सकते हैं या तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार से इसे आप समझिए कि इस समीकरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब सौरभ को 1 रुपया मिले तो संतोष को कितने रुपए मिले होंगे, 7 रुपये। जब सौरभ को 2 रुपये मिले तो संतोष को 6 रुपये। और इसी प्रकार आगे सोचने पर जब सौरभ को 7 रुपये मिलेंगे तो संतोष को 1 रुपया मिलेंगे। ठीक है, देखो टोटल जो पिता है उसके पास 8 रुपये है। सौरभ को यदि 1 रुपया देगा तो संतोष को 7 देगा, इसको 2 देगा तो इसको 6 देगा, इसको 3 देगा तो इसको 5 देना पड़ेगा, 4 देगा तो इसको भी 4, इसको 5 तो इसको 3, इसके 6 तो इसको 2, इसको 7 तो इसको 1। तो वो 8 रुपये को इन तरीकों से क्या कर सकता है, बांट सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हमने देखा कि यह नहीं बता पाए कि वास्तव में सौरभ और संतोष को कितने रुपए मिले, लेकिन हम ये पता कि पिता ने सौरभ के 3 गुने रुपये दिए होंगे। ठीक है, देखो हम तो अभी फिक्स तो हमें पता नहीं चल रहा है कि सौरभ और संतोष को कितने रुपए मिले होंगे, लेकिन यदि पिता ने सौरभ को संतोष के 3 गुने रुपये दिए हो तब इसे निम्नलिखित समीकरण के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यदि सौरभ को 100 रुपये दिए हैं, यदि संतोष को 100 रुपये दिया है तो सौरभ को क्या देगा, उसके 3 गुने। ठीक है दोस्तों, तो इस समीकरण के मान को क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण हमारा एक क्या था, x धन y बराबर वार था, तो x के मान को रखेंगे। x का मान है हमारा 3y, तो 3y और एक ये 4y मिल गए, और 4 फिर ये 4 को इधर पक्षांतर कर दिए, फिर ये हो गया कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब हम y का जो मान मिला है उसे समीकरण 2 में रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 3y है तो 3 गुणा 2 हो गया, तो x का मान क्या आएगा, 6। तो इस प्रकार से पता चला कि संतोष को 2 रुपये और सौरभ को संतोष का 3 गुना यानी 6 रुपये मिला है। ठीक है दोस्तों, और जो ऊपर हम एक प्रश्न हल कर रहे थे कि हिरण व सारस के पैरों की संख्या 180 है। ठीक है, इतना हमें पता था, एक समीकरण तो हम बना रहे थे। ठीक है, ऊपर वाला जो उदाहरण क्रमांक 3 हम अभी देख रहे थे उसमें हिरण और सारस पक्षी के पैरों की संख्या 180 होने पर हमें एक समीकरण तो बना रहे थे, है ना, लेकिन उसका पूरा हल नहीं निकल रहा था। अब एक और समीकरण बनेगा, एक लाइन और उसमें जोड़ा है कि अब हिरण के आँखों की संख्या और सारस के दोनों की आँखों की संख्या कितनी है, 120 है। ठीक है, तो देखो हिरण के भी 2 आँख होते हैं इसलिए 2x, सारस के भी 2 आँख होते हैं तो 2 आए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 120 आँख। ठीक है, अब देखिए कि समीकरण 2 से अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से हम मान रख देंगे कि x का जो मान था वो क्या था हमारा, यहाँ से उदाहरण क्रमांक 3 से निकलेगा, हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला है हमारा समीकरण 1, ये वाला दोस्तों क्या था हमारा समीकरण 1 कि 4x धन 2y। ठीक है, हिरण का 4 पैर होता है और सारस पक्षी का 2, और दोनों का पैर 180। और यदि हम, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये ऋण हो जाएगा इधर आके। फिर ये जो 2y का मान है उसको यहाँ पर जो समीकरण हमारा 1 है इसमें यहाँ पर हम इसको रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4x ऋण 120 धन 120 ऋण 2x। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, और इधर क्या आएगा, समीकरण 2 में 180। अब क्या होगा कि 120 को इधर हम पक्षांतर करेंगे तो इधर ये आके ऋण 120 हो जाएगा, फिर ये 4x में 2x घटेगा तो 2x बचेगा, और 120 में 120 में जब 180 में 120 घटेगा तो ये हो जाएगा 60, फिर 60 में जब 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक है, तो x का मान आ गया 30। तो x क्या है, हमारा हिरण की संख्या है। ठीक है, अब इस मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो 4x धन 2y था तो इससे y का मान निकल के आएगा, तो 120 धन 2y बटे 180, 2y 120 को इधर पक्षांतर करेंगे तो धन है, इधर आके ऋण हो गया, फिर ये घट के फिर से 60 हो गया। ठीक है, और फिर 2 एकम 2, 2 तीसम 60, तो y का मान भी कितना आया, 30। तो हमने निकाल लिया कि जो हिरण की संख्या है वो भी 30 है, और जो
सारस पक्षी है उसकी संख्या भी 30 है। ठीक है, तो दोनों का 60-60 आँख है और दोनों की आँखों की संख्या कितनी है? 120 है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यदि हमें 2 समीकरण मिल जाए, ठीक है, तो इससे हम लोग क्या सीखे कि यदि यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि यदि किसी भी 2 चर वाले समीकरण के हल ज्ञात करना हो तो 2 समीकरण बनाना होगा। ठीक है, जब 2 समीकरण बनेगा दोस्तों, तब जाके एक दूसरे मान को इधर उधर रख कर हम क्या करेंगे? उसका हल को ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक, अब और आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों आने वाली वीडियो में कि जो समीकरण के हल, ठीक है, कि समीकरण को हम कितने विधि द्वारा हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आलेखीय विधि। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने पूरा थ्योरी को देखा, साथ ही कुछ उदाहरण को देखा। उम्मीद करता हूँ कि जो समझाने का प्रयास किया हम आपको समझ में आया है। तो दोस्तों यदि आया है समझ में तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।